हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 17, 18 और 19 के साथ। तो चैप्टर सेकंड में इंक्लूड है ये, और हमारे पास सब हेडिंग क्या है, पर्सन्स फॉर और अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाता है, और कैसे ऐसे कौन से पर्सन है जिनके अगेंस्ट जाता है। तो हमने सेक्शन 15 और 16 कवर कर लिए हैं, जहां पर सेक्शन 15 में बताया गया हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है, और सेक्शन 16 में पर्सनल बार्स टू रिलीव बताया गया। अभी हम सेक्शन 17 की बात करते हैं, जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन who has no title not specifically enforceable। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल, यानी एक व्यक्ति, एक पर्सन ने क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया सेल करने के लिए या लेट किराए पे देने के लिए प्रॉपर्टी, जिसका कि उसके पास खुद ही टाइटल नहीं है। मींस एक ऐसा पर्सन जो खुद ओनर नहीं है उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है या फिर उसको किराए पे देने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट उसके फेवर में नहीं जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल। देख लो सबसेक्शन A1 यही बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए वेंडर और लेजर। सबसेक्शन 1 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और सबसेक्शन 2 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। हमको पता है जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लीज की बात करते हैं, और जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कंटेक्स्ट में आपको बता रही हूँ, तो हम हायर परचेज की बात करते हैं। तो यानी कि हमने बात करी सबसेक्शन 1 में लीजिंग की, और सबसेक्शन 2 में हम बात करते हैं हायर परचेज की। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद ही टाइटल नहीं है, खुद ओनरशिप नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है टू सेल बेचने के लिए या लेट करने के लिए, रेंट पे देने के लिए, लीज पे देने के लिए एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं जा सकता, जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। किसके फेवर में, ऐसे वेंडर या ऐसे लेजर के पर्सन में केस में। अब वो क्या इसमें दो क्लोज बताएंगे। पहली क्लोज ये, who knowingly himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता था मेरे पास टाइटल नहीं है, मेरे पास ओनरशिप नहीं है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तो उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी क्लोज बी में उन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति जिसको लगता था कि मेरे पास टाइटल आ सकता है या फिर आ जाएगा फ्यूचर में, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करने की बात आई, मीन्स एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट को अमली जामा पहनाना था, मीन्स अब परफॉर्मेंस करनी थी पार्टी ने, किसने, वेंडर ने, लेकिन उस वक्त तक उसके पास टाइटल नहीं आ पाया, या फिर कोर्ट ने जब उसको परफॉर्मेंस करने के लिए बोला तब भी उसके पास टाइटल नहीं था। तो उस केस में, दोनों ही केस में, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्मेंस करने का टाइम आया तब उसके पास टाइटल नहीं था, और जब कोर्ट ने बोला तब उसके पास टाइटल नहीं था, तो दोनों ही केस में क्या होगा, उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं जाएगी। क्लोज बी देख लो, who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। मीन्स उसको कुछ प्रॉब्लम रह गई है अभी, मतलब टाइटल उसके पास कंप्लीटली नहीं आया वेंडर के पास, तो वो आगे ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा। से ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये सोच के ए को लगा अभी मेरे पास टाइटल नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाला है, उसने पहले ही उस बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। जब ए और बी के बीच में जो असली टाइम आना था, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, उस टाइम तक ए के पास प्रॉपर्टी नहीं आई, तो बाद में अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, कोई केस चलता है, तो वेंडर के फेवर में नहीं जाएगा। या अगर बात करें कोर्ट ने बोला था परफॉर्मेंस कर दो, तो वो नहीं कर पाया, कौन, वेंडर, तो उस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा। केस किसके फेवर में नहीं जाएगा, ऐसे वेंडर या लेजर के केस में। सेक्शन 17 के बाद में बात करता है कि जिसके पास खुद ही टाइटल नहीं है, ना तो वो सेल कर सकता है ना वो लेट कर सकता है प्रॉपर्टी, अगर कर देता है तो उसके फेवर में वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बात करता है, अभी बताया मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की क्या होती है, हमें पता है सेल होती है या फिर हायर परचेज होती है। अब आ जाइए सेक्शन
18 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 18 बोलता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। नॉन इन्फोर्समेंट, इसका मतलब इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, एक्सेप्ट विद वेरिएशन हो सकती है। पहली बात तो बोल रहे हैं इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, फिर बोल रहे हैं चलो ठीक है करा देते हैं लेकिन वेरिएशन के साथ में। अब ये वेरिएशन का क्या मतलब है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक वेयर ए प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग to which the defendant sets up a variation. The plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up in the following cases. क्या बोल रहे हैं, एक प्लेंटिफ केस लेके आता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लेके आता है कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट के पास में। एक प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है उसके पास, ऐसे टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप ए वेरिएशन, जिसके लिए जो डिफेंडेंट है वेरिएशन सेट कर देता है। वेरिएशन का मतलब उसको वो वेरी करता है, बोलता है कि ये टर्म जो थी आप बोल रहे हो इस टर्म पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया था, मीन जो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में लेके आया है प्लेंटिफ वो उसको ही वेरिएशन करता है, उसको ही बोलता है कि डिफरेंट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें मैंने एंटर किया था। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट को ही वेरिएशन पे लेके आ रहा है या वेरिएशन उसके खिलाफ लेके आ रहा है, द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सोड, तो जो प्लेंटिफ जिस परफॉर्मेंस के लिए कह रहा है जो रिक्वायर्ड है उसे, वो उसको नहीं मिल सकती है जब तक कि वो डिफेंडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर दे कि हाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद बी जो है वो काम नहीं करता, ए केस लेके कोर्ट में जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसा था उनका रिटन में था। अब ए बोलता है डिफेंडेंट ने काम नहीं किया, मुझे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए। बी जो है जो कि डिफेंडेंट है वो ये बोलता है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। अब वो क्या केसेस बोल रहा है, कौन कौन सी चीजें बोल रहा है कि वेरिएशन है, देखो सबसे पहली डिफेंडेंट ये बोल रहा है वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट or misrepresentation the written contract of which performance is sought is in its terms or effect different from what the parties agreed to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contract। डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है या फ्रॉड के थ्रू में से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ साइन, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू में से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, या तो सभी पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल रहा है। वो क्या बात है, क्या कह रहे हैं, the written contract of which performance is sought is in its terms or effect different from what the parties agree to or does not contain all the terms agreed to। वो बोल रहा है कि जिस या तो सारी टर्म्स नहीं है या फिर कुछ टर्म्स में वेरिएशन है। डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि मुझसे प्लेंटिफ ने कोई फ्रॉड करके ये जो बता रहा है ना ये कॉन्ट्रैक्ट ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, ये कुछ और था, इसने फ्रॉड किया है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, तो वो इनके बेसिस पे, किनके बेसिस पे, फ्रॉड, मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे जो है वेरिएशन सेट करता है। तो जब डिफेंडेंट ने इनके बेस पे वेरिएशन सेटअप की है, बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था, ये इस वजह से वेरिएशन है, तो पहले अगर जब तक प्लेंटिफ इस वेरिएशन को ठीक नहीं करेगा तो सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, नॉन इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। हाँ वो इन वेरिएशन को सेटिस्फाई कर दे कि ऐसा फ्रॉड, ऐसा मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट अगर उसके केस बाकी चीजें उसके फेवर में जाती हैं तो उसका जो है इन्फोर्समेंट हो जाएगा। अब क्लोज बी क्या बोलती है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वॉज टू प्रोड्यूस ए सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। इसका मतलब डिफेंडेंट ये बोलता है कि जिस लीगल रिजल्ट के लिए हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की थी, यानी जो भी बेनिफिट होना था, जो कंसिडरेशन था, जो हमने दोनों ने मिलके आगे थर्ड कुछ बनना था या कोई कंपनी फॉर्म करनी थी, एग्जाम्पल पार्टनरशिप बनानी थी, वो लीगल रिजल्ट हुआ ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस ए सर्टेन लीगल रिजल्ट, अंडरलाइन कर दीजिएगा, सर्टेन लीगल रिजल्ट था उनका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव, विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया।
C clause where the parties have subsequently to the execution of the contract varied its terms. अब डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि हमने पहले तो ये ठीक है, ये जो लेके आया प्लेंटिफ ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में हमने इसको जो है वेरिएशन कर दिया था और वो उसके पास प्रूफ है दिखाने के लिए, लेकिन अब उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो परफॉर्म नहीं करना, अब सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस होनी थी। तो इन तीनों ही केसेस में डिफेंडेंट के जब तक वेरिएशन को सेटल नहीं करता प्लेंटिफ, वेरिएशन को सेटिस्फाई नहीं करता प्लेंटिफ, तब तक क्या होगा, नॉन एनफोर्समेंट होगा, मींस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। आई होप आपको क्लियर होगा। नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन का मतलब वेरिएशन अगर आप जो डिफेंडेंट बोल रहा है उसको ठीक करिए, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 19 के साथ में। सेक्शन 19 जो बात करता है ना, वो हम सेक्शन 15 के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे जो हमारा जो सब टाइटल जिसके हम उसमें पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट में जाएगी। तो सेक्शन 15 जो बात करता है वो फेवर की बात करता है, सेक्शन 19 जो बात करता है वो अगेंस्ट की बात करता है, यानी किसके फेवर में जाएगी वो हमने सेक्शन 15 में पढ़ लिया था, और किसके अगेंस्ट में जाएगी वो हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। ऑल्दो मैं आपको दोनों ही चीजें अभी बता रही हूँ, आपको डिटेल में सेक्शन 15 पढ़ना है तो ऊपर आपको बार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस क्या है, ऊपर सेक्शन 15 की वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों ही चीजों को पढ़ सकते हैं और डिटेल में सेक्शन 15 वहां पर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 19 के साथ पढ़ा रही हूँ, तो फोकस रहेगा हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 15 किस चीज के बारे में बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ किसके फेवर में हो सकता है होगा, और सेक्शन 19 किसके अगेंस्ट होगा। तो दोनों एक साथ ही चलेंगे, थोड़ा सा चेंज है सेक्शन 15, वो डिटेल में नहीं जाऊंगी, बोला सेक्शन 19 ही पढ़ेंगे आज हम। तो सेक्शन 19 की जब हम बात करते हैं क्या है, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर दैम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। देखो इसका जो टाइटल है ना इसका सेक्शन का, वो देखो क्या बोलता है, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज, पार्टीज के अगेंस्ट रिलीफ, किन पार्टीज के अगेंस्ट रिलीफ मिलेगा, एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर दैम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, और किन पर्सन्स के अगेंस्ट मिलेगा जो कि जिन्हें कि हमने क्लेमिंग अंडर दैम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, जो पार्टीज थी, पार्टी के बाद वाले कौन बंदे हैं जिनके खिलाफ जाएगा रिलीफ। जैसे ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, तो ट्रांसफर ही क्या हो गया, सब्सिक्वेंट टाइटल उसके पास आ गया, तो रिलीफ पार्टी के खिलाफ या सब्सिक्वेंट टाइटल वाले के पास मिलेगा, ये सेक्शन 19 बताता है। सेक्शन 19 क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट हो सकता है, सबसे पहली बात एनी आइदर पार्टी देयर टू। देखो सेक्शन 15 में भी यही था कि क्या किसके फेवर में होगा, एनी पार्टी देयर टू, किसी भी पार्टी के फेवर में होगा। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में होगा, किसी भी पार्टी का मतलब चाहे वो परचेजर है चाहे वो हमारा सेलर है, दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, किसी के भी फेवर में जा सकता है और किसी के भी अगेंस्ट में जा सकता है। तो पहली बात, दोनों ही के जो क्लोज ए बोल रहा है वो एनी पार्टी देयर टू बोलता है। अब सेक्शन जो हमारा 15 है ना, वो क्या बोलता है क्लोज बी में, वो बोल रहा है सेक्शन 15 हमारा कि द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मतलब उसकी जगह जो पर्सन है जो जिसके फेवर में जाने वाला है केस, उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका प्रिंसिपल उसको भी मिल सकता है क्या, इस तरीके से सेक्शन 19 बोलता है। सेक्शन 19 की क्या क्लोज बी बोलती है, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटल arising subsequently to the contract except a transferee who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। देखो any other person claiming under him by a title arising subsequently to the contract except a transferee who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। यानी एक ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन होगा, मैंने बोला ए है, ए ने ट्रांसफर कर दिया टाइटल बी को, तो बी की जो भी होगा इनकम्बरेंस के साथ है, प्रॉपर्टी विदाउट इनकम्बरेंस है, वो डिपेंड करता है। अगर बी को पता है सारी बातें तो वही जो होगी प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन फेस करेगा, बी फेस करेगा। और अगर कोई पार्टी से
मैं एग्जांपल बताती हूँ, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ए ने एक प्रॉपर्टी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अपनी किसको ट्रांसफर कर दी? बी को। और ए को ट्रांसफर तो कर दी उसने, किसकी ओनरशिप हो गई? बी की। लेकिन ए ने ना बी को ट्रांसफर करने से पहले अपनी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इससे रिलेटेड कुछ मैटर था वो सी के साथ चल रहा था, सेम प्रॉपर्टी के साथ। अब देखना, अब सी का क्या होगा? सी क्या ए के खिलाफ जाएगा या बी के खिलाफ जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी हो गई? तो बोल रहे हैं एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो जिस पर्सन के पास गया, ट्रांसफरी के पास गया, उसके खिलाफ जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट ट्रांसफरी हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर बी को पता ही नहीं था कि ए का कुछ सी के साथ मैटर चल रहा है, या फिर उसको जो था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता था, और उसने जो था गुड उसके विश्वास पे, ए के विश्वास पे जो था पैसे ट्रांसफर कर दिए और प्रॉपर्टी ले ली, तो अगर बी जो है वो बिल्कुल उसका कोई भी बोलना चाहिए कोई दोष नहीं है, कोई उसका अपराध नहीं है, उसने कुछ भी गलती नहीं की है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, तो उसके खिलाफ टाइटल नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जो है क्या बोलना चाहिए, रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि ए ही पार्टी रहेगा। लेकिन अगर बी जो है वो कैसा है, बी को पता था सारी बातें, उसके बाद भी उसने एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, तो बी के खिलाफ जाएगा। एनी पर्सन, सी क्लोज बोल रहा है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। Any person claiming under a title which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। इसका मतलब क्या होता है? यानी ऐसा कोई व्यक्ति, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन था जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, किसने? डिफेंडेंट ने, ठीक है, प्लेंटिफ को पता था। अब डिफेंडेंट जो था माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, वो जो चीज हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो डिफेंडेंट चाहे तो उस चीज को खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं खत्म किया और प्लेंटिफ को ये बात पता थी, तो वो पर्सन तीसरा पार्टी उसके अंदर एंटर हुआ है ना, उसके खिलाफ भी क्या हो सकता है? केस फाइल किया, उसके खिलाफ भी रिलीफ मिल सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास क्लोज सी ए, जो कि एंटर हुआ है हमारे पास कहाँ पे? ये हमारा जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ उसमें बिल्कुल सेम हमारे पास सेक्शन 15 में जो चीजें हुई थी ना, सेक्शन 5A हुआ, FA हुआ था हमारे पास, कहाँ पर? सेक्शन 15 में, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की थी। इस तरीके से सेक्शन 19 में CA हुआ है, जिसमें कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की है। हमारे पास सेक्शन 15 के क्लोज G में कंपनी की बात हुई थी, यहाँ पर सेक्शन 19 के क्लोज D में कंपनी की बात हुई है। जैसे देखो क्या बात करते हैं, सेक्शन 19 का क्लोज CA क्या बात करता है? अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सेम बिल्कुल 15 वाला ही चलेगा, बस यहाँ वहां पर फेवर में जा रहा था और यहाँ अगेंस्ट जा रहा था। तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ अमलगामेट हो गई, तो किसके खिलाफ केस फाइल होगा? किसके अगेंस्ट जाएगा? किसके अगेंस्ट रिलीफ मिलेगा? जो नए वाली अमलगामेटेड पार्टनरशिप फर्म है उसके खिलाफ हमें रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से क्लोज डी में एक कंपनी ने एंटर तो किया था एक कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद दूसरी कंपनी में अमलगामेट हो गई थी, तो जो नई कंपनी बनी है, नई अमलगामेशन के थ्रू एक कंपनी आई है, वो उसके खिलाफ हमें रिलीफ मिलेगा। अब जैसे सेक्शन 15 में हमें पता है बात हो गई, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 15 में हमें पता है H क्लोज थी, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोमोटर्स। अगर प्रोमोटर्स ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के फेवर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और बनाने के बाद क्या हुआ था, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी को उसकी टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट पता थी, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो अब प्रोमोटर लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा? लायबल होगा कंपनी। और किसके फेवर में जाएगी? सेक्शन 15 के क्लोज H के अकॉर्डिंग जो रिलीफ जाएगा वो कंपनी के फेवर में जाएगा, प्रोमोटर के फेवर में नहीं। इन द सेम वे, क्योंकि अगेंस्ट है 19 में, तो क्लोज ई सेक्शन 19 की बोलती है किसके अगेंस्ट जाएगा? अगेंस्ट जाएगा कंपनी के, प्रोमोटर के खिलाफ नहीं जाएगा। अब हमारे पास 2 केस लो है, वो हम पढ़ लेते हैं। कस्तूरी वर्सेस जियाम पेरुमल, इसमें बोलता है द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एडिड सो एज टू कन्वर्ट ए सूट ऑफ वन कैरेक्टर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर। ये मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को पार्टी नहीं बना सकते, उन्हें फेवर में नहीं जा सकते, उनके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं जा सकता। दूसरा जाता है मोहम्मद हानी। तो
तो मोहम्मद हनीफ वर्सेस मरियम बेगम के केस में क्या हुआ, ए सूड बी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस। ए ने बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहा जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सेल ऑफ हाउस का। इसमें क्या हुआ, पोजेशन कहाँ चली गई, सी के पास चली गई थी। सी के पास पोजेशन थी जो कि हु वाज नॉट पार्टी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं थी। क्या हुआ, ए बी सी तीन पार्टी हैं। अब क्या हुआ, ए ने बी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या कि बी जो है अपना जो है मकान ए को बेच देगा। लेकिन जब टाइम आया तो बी ने नहीं बेचा और उसकी पोजेशन किसके पास थी, सी के पास थी। तो ए ने बी को सू करा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, सेल करो अपना घर, और दूसरी बात क्या है, जो सी है उससे मुझे पोजेशन भी दिलाओ। तो वहां पे क्या हुआ, इट वाज हेल्ड द डिक्री ऑफ पोजेशन कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट सी इन दिस सूट। कोर्ट ने ये बोला कि डिक्री ऑफ पोजेशन जो है वो सी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। इट वाज स्टेटेड एट स्कोप ऑफ ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड अटैच विद ए प्रेयर कैन नॉट बी एनलार्ज्ड एंड द सूट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑल्सो इन ए टाइटल अनलेस इट कम्स अंडर सेक्शन 19 क्लोज सी। वहां पे बोला गया कि अगर सेक्शन 19 के क्लोज सी का प्रोविजन नहीं आता तो सूट जो है पास नहीं हो सकता, सू को जो है टाइटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मींस जो प्लेंटिव है उसको हम क्या नहीं दिलवा सकते हैं, केस नहीं जो है फेवर में नहीं करवा सकते। और सेक्शन 19 क्लोज सी हमें क्या बोल रही थी कि जब कोई भी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिव माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट जो था, यहाँ पे डिफेंडेंट कौन था, बी, उसके पास चांसेस थे वो उसको जो था कुछ और कर सकता था, उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और तरीके से कर सकता था। प्लेंटिव को बात पता थी कि इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मींस प्लेंटिव को पता था। अगर हम इस केस की बात करें तो प्लेंटिव को ये पता होगा कि सी के पास पोजेशन है, तो सी के पास पोजेशन है, ये बात प्लेंटिव यानी ए को पता होनी जरूरी थी। और बी जो था वो इसके क्या कर सकता था, परफॉर्म पोजेशन दिलवा सकता था। अगर ये केस होता तो किसके, ए के फेवर में जाता, ऐसा नहीं था, इसलिए इस फेवर में नहीं गया। क्या बोल रहे हैं कि जब एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास प्रॉपर्टी है जिसमें चार और को ओनर है उसके साथ, तो बंदे ने क्या किया, ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर दिया किसी तीसरे बंदे को बेचने के लिए। अब जो तीसरा बंदा जो था उसको पता था कि इसके साथ चार पार्टनर पहले से ही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए जो था वो मर जाता, उसकी डेथ हो जाती, या फिर डेथ नहीं होती तो वो क्या कहते हैं बाद में नहीं अपनी परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, जो तीसरी पार्टी यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है ना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेचने के लिए कि बेच दूंगा मैं, और वो ऑलरेडी एक ओनरशिप में है, तो जो रिलीफ जाएगा एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल, किसी सब पर्सन के अगेंस्ट जाएगा जो कि इस टाइटल के अंडर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी जितने भी ओनर्स है ना उनके खिलाफ जाएगा प्लेंटिव के पास। प्लेंटिव जो है सबके खिलाफ लेके जाएगा मुकदमा, ये बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन ये जो इस पर्टिकुलर केस में थी, यहाँ पोजेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं थी। तो एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल में नहीं आ रहा था ये बात, पोजेशन की बात थी, इसलिए फेवर में नहीं गया। तो ये हमने आज पढ़ लिया आज की क्लास में, एंड आई होप आपको क्लियर होगा सब चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बाकी के सेक्शन पढ़ने के लिए, तो बी देयर विद मी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको ये चीज समझ में आ जाए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम पढ़ रहे हैं और इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।